तो जैसे हमने कहा व्हाट इज एन ऑब्लिगेट एरोब, एक बच्चे ने कुछ लिखा तो आई एम रिस्पॉन्डिंग टू इट। एक बच्चे ने लिखा ऑब्लिगेट एरोब किसे कहते हैं, तो ऑब्लिगेट एरोबिक ऑर्गेनिज्म वुड बी दैट इट विल डेफिनेटली रिक्वायर, इट हैज टू हैव ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। व्हाट वुड बी ऑब्लिगेट एनारोब? यस, देयर वुड बी अ प्रॉब्लम इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। व्हाट वुड बी फैकल्टेटिव एनारोब? व्हाट इज फैकल्टेटिव एनारोब, हो या ना हो? एंड व्हाट इज फैकल्टेटिव एरोब? अच्छा होगा ऑक्सीजन मिल जाए तो। नहीं मतलब यू डू नॉट नीड टू से बोथ बोथ द टर्म्स, एक्चुअली वन इज एनफ। क्योंकि जब आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन के बिना और ऑक्सीजन के साथ भी सब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों तरफ से कह लो। Yeah. सो देयर इज अ टर्म दैट इज एक्चुअली यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड एज माइक्रो एरोफाइल। उसको ऑक्सीजन चाहिए लेकिन उसका प्रेशर कम चाहिए, उसकी कंटेंट कम चाहिए, उसकी परसेंटेज कम चाहिए। हाँ, तो यस 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 यस, तो ये जो बच्चों का जो इंटरेक्शन है ना, व्हेन दे पोस्ट समथिंग एंड देन यू एक्चुअली गेट अ स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज वेरी एक्साइटिंग। दिस इज हाउ आई थिंक अ सब्जेक्ट शुड बी टॉट एक्चुअली। खैर एनीवे सर, अब मैं शुरू कर रहा हूँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आई थिंक, बिकॉज लेट सर अस आप टेक। मुझे बता दीजिएगा जब भी वो पापी क्वेश्चन लगाना, आई एम रेडी विद इट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मैं आपसे एक बेटे पहले ट्रू फॉल्स से शुरू कर रहा हूं। कैन आई से दैट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशंस बट नॉट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स? कैन वी से दैट? क्या हम ये कह सकते हैं नो दिस इज फॉल्स, द अदर वे राउंड इज करेक्ट? मुझे एक बात बताइए, क्या जो कार्डियक मसल है वो स्ट्राइटेड होती है, तो कैन वी से दैट देयर आर एक्टिन एंड मायोसिन व्हिच आर अरेंज्ड एज सार्कोमियर इन कार्डियक मसल सेल एज वेल? कार्डियक मसल सेल में जो स्ट्राइशन होती है, इसका मतलब ये है कि स्केलेटल मसल की तरह वो भी इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। दैट इज करेक्ट। इंटरकैलेटेड डिस्क आर नॉट दी स्ट्राइशंस, इंटरकैलेटेड डिस्क आर दी कम्युनिकेशन चैनल्स, द गैप जंक्शन। स्मूथ मसल में क्या एक्टिन एंड मायोसिन होता है? क्या स्मूथ मसल में एक्टिन और मायोसिन होता है? जल्दी बताइए बेटे। So does smooth muscle has actin and myosin? Then why is it not striated? Because it is not organized into the manner in which it is organized in the skeletal muscle and the cardiac muscle. So this is something very important. एक और question आपसे पूछता हूँ. Can I say that the skeletal muscle is an anatomical syncytium and cardiac muscle is a functional syncytium? अंडरस्टैंड दिस अगेन, आई एम आस्किंग यू अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो स्केलेटल मसल है वो ट्रू फंक्शनल ट्रू एनाटॉमिकल सिंसाइशियम है और कार्डियक मसल एक फंक्शनल सिंसाइशियम है? यस, क्योंकि स्केलेटल मसल में यूनी न्यूक्लिएट एम्ब्रियोनिक स्टेज में मायोब्लास्ट सेल आपस में वाकई में फ्यूज होते हैं। सिन का मतलब होता है जुड़ना, साइटोस का मतलब होता है सेल। तो सेल के जुड़ने से एक जो बड़ा सेल बनता है जिसे आप मसल फाइबर कहते हैं, स्केलेटल मसल सेल को मसल फाइबर कहा जाता है, वो ट्रू मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, क्योंकि बहुत सारे यूनी न्यूक्लिएट सेल आपस में जुड़े हैं। जबकि कार्डियक मसल सेल ट्रू एनाटॉमिकल सिंसाइशियम नहीं है, उसमें जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, उसमें जो गैप जंक्शन है, उसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है इंपल्स का वो इंस्टेंटेनियस होता है। तो क्योंकि वो सारी की सारी एक साथ डीपोलराइज होकर के एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसीलिए दे एक्ट एज व्हाट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल सिंसाइशियम। प्लीज राइट वाई एंड एन इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। क्या ये बात समझ में आ गई है? बोलो बेटे, ये बात बिल्कुल क्लियर है? यस, सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। Please tell me the difference between what exactly can I say that the muscle fiber is composed of large number of rod-like structures which are called as myofibrils, and myofibrils are in turn made up of what are called as the myofilaments. क्या मैं ये कह सकता हूं कि मसल सेल जिसे मसल फाइबर कहते हैं, स्केलेटल मसल की यहां पर बात हो रही है, उसके अंदर कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें मायोफिब्रिल कहा जाता है, और ये मायोफिब्रिल मायोफिलामेंट्स के बने होते हैं। और मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक को आप थिक मायोफिलामेंट्स कहते हैं, एक को आप थिन मायोफिलामेंट्स कहते हैं। थिक मायोफिलामेंट्स मायोसिन मायोफिलामेंट का बना होता है, जिसमें दो तरह के उसके मोनोमरिक फॉर्म्स हो सकते हैं। एक को आप लाइट मीरोमायोसिन और एक को आप हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। और जो थिन मायोफिलामेंट्स है वो एक्टिन का बना होता है, जिसमें आप मोनोमरिक एक्टिन को जी एक्टिन और पॉलीमरिक एक्टिन को एफ एक्टिन कह सकते हैं। क्या ये पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? बहुत अच्छे बेटे, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सो द एंटायर स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत अच्छे बेटे, तो ये बात बहुत बढ़िया हो गई, हमें ये समझ में आ गया कि मायोफिब्रिल क्या होता है, हमें समझ में आ गया मायोफिलामेंट क्या होता है। व्हाट टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कपिल सर, आपसे भी आंसर चाहिए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? सार्कोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन होते हैं सर? सर वो लिपिड्स वगैरह बनाता है और एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में पहुंचा देता है सर। और क्लास 9 में क्या लिखा है? सर कुछ सरफेस वगैरह पे सरफेस भी प्रोवाइड करता है सर। और डिटॉक्सिफाई करता है काफी सारी चीजों को। डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर के अंदर पाया जा सकता है, सही और बात है। स्टेरॉयड हार्मोन्स का जो सिंथेसिस होता है वो जनरली इस जगह पर होता है। ग्रेट करेक्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बेटे कोई वजह है मैं सर से भी पूछ रहा हूँ बीच में क्वेश्चन? तो आई थिंक दिस इज नाउ मायोफिब्रिल एंड दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब मुझे एक और बात बताइए बेटे, ड्यूरिंग द स्लाइडिंग फिलामेंट व्हाट एक्चुअली हैपेंस? व्हाट एक्चुअली हैपेंस? व्हिच ऑफ द टू मायोफिलामेंट्स गेट शॉर्टेंड?
Can I say both myofilaments, myosin and actin, both of them get shortened during sliding filament theory where the muscle contraction happens? Can I say that only myosin gets shortened, or can I say that only actin gets shortened, or can I say that none of them get shortened actually? And can I say that myosin actually does not move at all? It is actually the actin that moves over the myosin myofilament, bringing the two Z lines closer, reducing the length of the I band, reducing the length of the H zone, reducing the length of the sarcomere, but the A band retains its length. Again, the last part of the entire statement, is it true? बहुत अच्छे बेटे. Why there is apprehension about this chapter? You are very good. अब एक और क्वेश्चन बताइएगा बेटे. मेरे सामने मुझे एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिख गई. Can I say that all the motor neurons innervating a muscle fiber in a muscle constitute a motor unit? क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो सारे के सारे मोटर न्यूरॉन्स जो एक मसल में एक मसल फाइबर को इनर्वेट करते हैं, वो दोनों चीजें मिलाकर के मोटर यूनिट बनाते हैं? दोबारा सुनना बेटे, जो ट्रू कह रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना. मैं सारे के सारे मोटर न्यूरॉन और एक मसल फाइबर की बात कर रहा हूं. ऐसा तो नहीं है कि एक मोटर न्यूरॉन और उससे इनर्वेट होने वाले सारे मसल फाइबर, ये मिलकर के क्या बनता है बेटे? मोटर यूनिट. सो अ मोटर यूनिट इज डिफाइंड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन. द single motor neuron will have multiple terminal nerve endings, and each would be, say for example, innervating a separate muscle fiber which is a muscle cell, and this combination would be called as a motor unit. इसको हम मोटर यूनिट कहते हैं. आसान क्वेश्चन, लेकिन नीट में बहुत कॉमन पूछा जाता है. Which neurotransmitter is released at the neuromuscular junction? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? एसिटाइल कोलिन. एक और क्वेश्चन, क्या मैं ये कह सकता हूं that the voluntary muscular activities in the human beings is initiated in the cerebellum because cerebellum is the part that is involved in the maintenance of equilibrium? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटी उसकी शुरुआत सेरिबेलम से होती है, क्योंकि सेरिबेलम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में? गलत है. तो ये बताइए कहां से शुरू होती है बेटे मस्कुलर एक्टिविटीज? विच प्लेस एक्चुअली इज द प्लेस फॉर द इनिशिएशन ऑफ सेरिब्रम? और सेरिब्रम में बेटे देयर इज एन एरिया, जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड, देयर इज एन एरिया व्हिच इज कॉल्ड एज द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स. वहां से बेटे नर्व फाइबर उतरता है स्पाइनल कॉर्ड के उस लेवल तक जहां से स्पाइनल नर्व उस पर्टिकुलर मसल को इनर्वेट कर रही है, और फिर यहां से एंटीरियर मोटर न्यूरॉन निकलेगा और वो फिर इंपल्स पहुंचेगी पूरी की पूरी मोटर यूनिट पर. वहां पर बेटे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जाकर के एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा, और एसिटाइल कोलिन जो सार्कोलेमा, जहां पर मोटर एंड प्लेट है, उसके ऊपर उसके रिसेप्टर्स हैं, वहां जाकर के उसको बाइंड करेगा. और जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर पर जो कि सार्कोलेमा पे प्रेजेंट है, तो सार्कोलेमा में क्या चेंज आएगा? What is the change that happens in the sarcolemma when the acetylcholine actually binds to the receptor that is present on the sarcolemma in the neuromuscular junction? Neuromuscular junction पे क्या होगा? इससे पहले बेटे सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी. उसके बाद ये इंफॉर्मेशन किसी तरह से पहुंचाई जाएगी बेटे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्न में रिपोजिटरी है कैल्शियम की, और इस डीपोलराइजेशन की वजह से जब ये इंफॉर्मेशन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेगी तो वो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम रिलीज कर देगा, और वो कैल्शियम फिर डिफ्यूज करेगा, और डिफ्यूज करके जाके किसी चीज से जुड़ेगा. मेरा क्वेश्चन एक बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. एनसीईआरटी एक दो जगह पर बच्चों को कंफ्यूज करती है, यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए. एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी हुई है कि a subunit of troponin masks the active binding site for myosin on the actin filament. सो यहां पर आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि एक सब यूनिट है ट्रोपोनिन की जो मास्क करती है एक्टिव साइट, जो कि किसके लिए है? मायोसिन के लिए, और प्रेजेंट किस पर है? एक्टिन मायोफिलामेंट्स पर. आप कितना इस बात से एग्री करते हैं? सो दिस इज अ लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी. यस, इट हैज टू बी ट्रू बिकॉज इट इज अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी. तो देखो बेटे होता क्या है कि जो एक्टिव साइट्स है उनको एक्चुअली कवर करता है ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन की कॉन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम ट्रोपोनिन करता है. तो आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर, दिस इज द रियल फिजियोलॉजी. सो एक ट्रोपोमायोसिन एक तरह का लीनियर पेप्टाइड है, वो उस ग्रूव में रैप होता है जिसमें एक्टिव साइट्स है, तो हमने कहा कि वो कवर कर रहा है. अब हमने ये कहा कि कहीं कहीं पर ट्रोपोनिन पड़ा हुआ है, और ट्रोपोनिन की आपने बिल्कुल ठीक कहा, 3 सब यूनिट होती है, ए, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ये होती हैं. और जिस टाइम पर ट्रोपोनिन सी पर आके कैल्शियम बाइंड करता है तो ट्रोपोनिन एक्चुअली घूम जाता है और वो ट्रोपोमायोसिन को हटा देता है एक्टिव साइट से, और इस तरह से एक्टिव साइट अनमास्क हो जाती है. ये करेक्ट वर्डिंग है. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो पहली बात तो एंजाइटी कभी पालते नहीं, मोस्ट लाइकली दे विल स्टीयर अवे, दे शुड स्टीयर
क्लियर फ्रॉम दिस, आप आंसर ट्रोपोनिन बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की लाइन में आपको फिर पढ़ के बता रहा हूं कि इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क्स द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। क्लियरली हर हर एडिशन में ये बात लिखी हुई है, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि ट्रोपोमायोसिन का भी ये काम है। एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा है कि ट्रोपोमायोसिन ये काम नहीं करती है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब मुझे एक और बात बताइए बेटे, ये आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम वाले पेज पर मैं पहुंचा हूं, मुझे बताइए इसकी सीक्वेंस क्या है। चलिए मैं इस सीक्वेंस को आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यह समझिए कि एक पर्टिकुलर क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो चुका है, अल्टीमेटली पुलिंग हो चुकी है, और यहां से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गए हैं, और ये क्रॉस ब्रिज अभी बना हुआ और ये रिलैक्स्ड स्टेट में है। नाउ दिस इज द डायग्राम दैट आई वांट टू शो यू। ये वाला डायग्राम आप देखिए, इस जगह पर हम ये कह रहे हैं कि मायोसिन हेड पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाउंड नहीं है, यहां ये खाली है। क्रॉस ब्रिज अभी ये समझिए अभी बना हुआ है। इस स्टेट को राइगर स्टेट कहते हैं। यहां से आपने कई बार अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैनुअल में पढ़ा होगा कि राइगर मोर्टिस क्यों होता है, क्योंकि राइगर मोर्टिस में इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, क्योंकि यहां पर बेटे कुछ भी नहीं है, तो यहां पर जैसे ही एटीपी आकर के बाइंड करेगा तो ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। यहां से कहानी शुरू करिए। बाइंडिंग ऑफ एटीपी टू द मायोसिन हेड लीड्स टू द ब्रेकेज ऑफ द क्रॉस ब्रिज। बोलिए यस और नो, क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये मायोसिन का जो हेड है, जो राइगर स्टेट में था, ये तब तक राइगर स्टेट खत्म नहीं होगी जब तक एटीपी इस पे बाइंड करके इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ ना दे। तो हमने ये साइकिल है, हमने यहां से शुरू किया। हमने ये कहा कि यहां पर एटीपी बाइंड किया और ये बेटे क्रॉस ब्रिज टूट गया। अब यहां बताइए क्या है, यहां पर बेटे एटीपी है, ये एटीपी को अब तोड़ दीजिए, क्योंकि तोड़ने के लिए आपको एंजाइम चाहिए, और एंजाइम का नाम उस सबस्ट्रेट पे रखते हैं जिस पर वो एक्ट करता है। तो यहां पर सबस्ट्रेट बेटे एटीपी है, तो एटीपी को तोड़ेगा एटीपीएस, और एंजाइम प्रोटीन होता है, तो मायोसिन हेड भी प्रोटीन है, वो उसी के पास खुद के पास एटीपीएस एक्टिविटी है जो मैग्नीशियम आयन पर डिपेंडेंट है। उसने एटीपी को तोड़ा, अब यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, दोनों यहीं पर है, और ये एनर्जाइज हो गया, एनर्जाइज्ड स्टेट में आ गया। ऐसे टाइम पर अगर ट्रोपोनिन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया और यहां पर जो एक्टिन मायोफिलामेंट्स है उसकी एक्टिव साइट बेटे क्या हो गई, अगर अनमास्क हो गई, तो मायोसिन हेड जो है उसकी एफिनिटी है टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन मायोफिलामेंट्स, वो उसको जाकर के बाइंड कर जाएगा, और इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ये क्या बन गया बेटे, शाबाश, क्रॉस ब्रिज बन गया। और क्रॉस ब्रिज बनने के बाद में यहां पर एनर्जाइज हुआ हुआ है ये, इसने बेटे इसको पुल किया, इसे आप पावर स्ट्रोक कहते हैं। अभी यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों है, ये अब पुल करने के बाद में जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो एनर्जाइज स्टेट में था, अब ये एनर्जाइज स्टेट में नहीं रहेगा, ये रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएगा। अब यहां पर फिर आप देख रहे हैं कि यहां कुछ नहीं है, और ये राइगर स्टेट फिर आ गई है। अब इस पर आकर के एक नया एटीपी बाइंड करेगा और क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, और इस तरह से ये रैशेट चलता रहेगा। एंड इसकी वजह से जो सार्कोमियर है उसकी लेंथ छोटी होती है, आई बैंड छोटा होता है, एच जोन छोटा होता है, जैसा हमने कहा कि ए बैंड अपनी लेंथ को रिटेन करता है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। सो मैं एक बार, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है बेटे। एक राइगर स्टेट देखिए, राइगर स्टेट में अभी क्रॉस ब्रिज टूटा नहीं है, हालांकि ये रिलैक्स्ड है। अब ये जगह खाली है, इस पर आकर के एटीपी बाइंड किया, तोड़ दीजिए क्रॉस ब्रिज को। अब ये एटीपी है, इस एटीपी को तोड़िए, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यही रहने दीजिए। एटीपी के टूटने से एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जाइज हो गया है। अगर अनमास्क हो गई एक्टिव साइट तो उसको जाकर के बाइंड कर जाएगा, ये क्रॉस ब्रिज बना, इसी एनर्जी की मदद से इसको पुल करेगा। पुल करने के बाद में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, रिलैक्स चला जाएगा, फिर राइगर स्टेट में आ गया, एक नया एटीपी बाइंड करेगा और क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। हाँ या नहीं बेटे, एटीपी की कैलकुलेशन मैं आपको किसी दिन जरूर कराऊंगा, क्योंकि एटीपी की कैलकुलेशन इतनी स्ट्रेट नहीं है। क्योंकि आप लोगों को एक और चीज ये समझना चाहिए कि जो मायोसिन होता है वो भी काफी सारी यूनिट का बना होता है, और उसके चारों तरफ जो एक्टिन है वो 1-to-1 रिलेशन नहीं है, वो इस तरह से हेक्सागोनल 6 होते हैं। तो वो बात की बात है, लेट अस लीव इट फॉर एमबीबीएस। अभी हम केवल यहां पर, अब मुझे उम्मीद है दिस डायग्राम इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सही है, बहुत अच्छे। तो अगर यस ऑब्वियसली अगर डेथ हो गई तो उसके बाद में एटीपी नहीं टूटेगा। एटीपी टूटने का मतलब है इट मस्ट बी अ लिविंग रिएक्शन, वो हो नहीं सकता, एंड दैट इज व्हाई द राइगर मॉर्टिस परसिस्ट। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जनरली हम देखते हैं कि जो फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट हैं वो जाकर के डेथ सीन पर किसी डेड बॉडी को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि राइगर मॉर्टिस की स्टेट क्या है, और उन्हें पता है कि ये इस टाइम पर प्रोटीन कोएगुलेट होगा तब टूटेगा, और उसी हिसाब से वो देखते हैं कि कितना कितना बेटे राइगर मॉर्टिस परसिस्ट कर रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। नहीं, हाँ नहीं पूछेगा बेटे, एटीपी नहीं पूछेगा। सो ये बात आपको समझ में आ गया बेटे, बिल्कुल क्लियर हो गई, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। मायोग्लोबिन हमें समझ में आ गया। देखो बेटे, एक और बात समझिए, अब हम स्केलेटल सिस्टम पर आते हैं। स्केलेटल सिस्टम में भी आप लोग काफी सारी चीजें मुझसे पूछते हैं। पहली चीज तो ये बताइए सर, वो जरा क्वेश्चन दिखाइए जो आया था इस बार। सर बच्चे उसमें बच के आए थे या कर आए थे?
उसमें कुछ किया जा नहीं सकता नहीं Nilshan, no knowledge is bad, but because we are trying to conserve time and I have only 10 minutes or more, so I want to finish the chapter. ठीक है? And don't be curiosity is something that is inherent of a student and it's a very good quality. चलिए बेटे इसको डिस्कस करते हैं. 168, let us discuss 168. दिख रहा So है सर? हाँ, when we say human skull is monocondylic, is it true or false? बताइए, क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है बिकॉज इट इज एक्चुअली डाइकंडाइलिक. ऑक्सीपिटल बोन में दो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं, जो कि जो पहला वर्टिब्रा एटलस उसमें दो डिप्रेशन होते हैं, उसमें जाकर के आर्टिकुलेट करते हैं. आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइंट बनाना. तो पहली स्टेटमेंट आपने कहा जी फॉल्स है. ये ह्यूमन स्कल मोनोकंडाइलिक नहीं है, डाइकंडाइलिक है. अब बेटा स्टेटमेंट बी देखिए, ध्यान से पढ़िएगा. द जॉइंट बिटवीन एनी टू, जॉइंट बिटवीन, देयर इज अ टर्म विच इज इंसर्ट कर दी गई है, एनी टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रा इज अ कार्टिलेजनस जॉइंट. बताइए बेटे, बताइए क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये बात सही है कि आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से कि जॉइंट बिटवीन एनी टू, आपकी एनसीईआरटी यहां पर एनी शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही है बेटे. यहां पर एनसीईआरटी कह रही है द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम कॉलम इज of this pattern and has limited movements. So यहां पर आपकी एनसीईआरटी एनी नहीं कह रही है. और जैसे ही एनी हुआ तो अब आपको समझ में आया कि देयर इज अ पिवट जॉइंट. यही एनसीईआरटी दो वर्टिब्रा के बीच में एक साइनोवियल जॉइंट बता रही है बेटे, एंड दैट साइनोवियल जॉइंट इज एटलांटोएक्सियल जॉइंट. सो जस्ट इमेजिन करिए, ये आपकी ही एनसीईआरटी है जिसमें आपकी एनसीईआरटी एटलस भी बेटे वर्टिब्रा है और एक्सिस भी वर्टिब्रा है. उन दोनों के बीच में जो मेन जॉइंट है उसको साइनोवियल जॉइंट बता रही है, पिवट जॉइंट, जो कि बेटे एक साइनोवियल जॉइंट है. तो वो तो बेटे पेपर दोबारा हो रहा है, नहीं तो इस क्वेश्चन पर कहीं ना कहीं जो है एक स्टैंड लेना पड़ता एनटीए को. इसके बाद में अगर हम सी पे जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इज 7. क्या मैं ये कह सकता हूं कि द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इज 7 इन ऑल मैमल्स? नहीं. क्या मैं ये कह सकता हूं ओनली इन फ्यू मैमल्स या ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स? द आंसर इज नहीं. तो मैं ये कहूंगा मोस्टली. एक दो को छोड़ दीजिए बेटे, मुझे एक याद आ रहा है मैनाटी और एक मुझे याद आ रहा है स्लॉथ. आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब जस्ट आप ये समझिए कि दिस इज नॉट ऑल. इस तरह की स्टेटमेंट में कई बारी गड़बड़ होती है. एक और चीज देखिए बेटे, ऑल द रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट टू पेयर्स आर बाइसेफेलिक. अब इस स्टेटमेंट पर फिर एक प्रॉब्लम है. अब मुझे बताइए, ऑल रिब्स है। एक्सेप्ट द लास्ट टू पेयर्स आर बाइसेफेलिक. तो आपकी एनसीईआरटी यहां पर क्या कह रही है कि ऑल रिब्स आर बाइसेफेलिक. एक्चुअली कहना ये चाह रही है, तो यहां पर आपकी एनसीईआरटी कह रही है इट हैज टू articulation surfaces on the dorsal end and is hence called as bicephalic. It is talking about in general terms, क्योंकि bicephalic का मतलब ये है कि जो हेड है वो डोर्सल साइड पर होता है और आर्टिकुलर फैसेट दो में डिवाइड हो जाता है, दो एडजेसेंट वर्टिब्रे को जॉइंट करने के लिए, और एक ट्यूबरकल और होता है जो जॉइंट बनाने के लिए. दैट इज द रीजन. लेकिन बेटे दिस स्टेटमेंट अगेन एनाटॉमिकली इज नॉट completely correct. Now the thing is that the first rib is certainly not certainly not bicephalic. Similarly, 11th and 12th pair are not basically bicephalic. What about 9th and 2nd? So many people say actually it may not be true. There are not, they are, all of them are not bicephalic. तो ये भी याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में, और बेटे मेरी आपको सलाह ये है कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा समझ में आ जाए कि किसी क्वेश्चन में कुछ कंट्रोवर्सी है, इट कैन हैपन एनी टाइम. इट कैन हैपन, आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मेकिंग अ पेपर. लेट अस अंडरस्टैंड टू आर इज ह्यूमन. हो सकता है 100 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन की गलती हो जाए. इट कैन हैपन, हमारे से भी कई बारी पेपर में होती है. लेट अस नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज एनीबॉडी कैन क्रिटिसाइज एंड एवरीबॉडी डज. सो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे. मेरा आपको सुझाव ये रहेगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो आपने पहचान लिया है उसे अटेम्प्ट जरूर करके आइएगा, छोड़ के मत आइएगा. सर आपकी एक्सपर्ट कमेंट चाहिए मुझे यहाँ पर. सर मैं आपसे एग्री करता हूं। मैं बच्चों को एक और प्रैक्टिकल एडवाइस यहाँ पे ये देना चाहूंगा, हम्म। इसके ऊपर चिपकना चाहे, जो हाँ, भी अटेम्प्ट करना है पर इसको ऑर्गेनाइज नहीं करना है. क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और आगे चलिए टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी. आप और करिए, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट करिए हाँ, बिल्कुल, और बाद में इसको चैलेंज भी किया जाएगा, और उस इस तरह की चीजों को जो है मतलब जो वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कुछ दीजिए, वो भी दिया जाएगा. ठीक है ना सर? तो तो इसका सर इसका आंसर क्या हुआ फिर? मैंने वही कहा ना, दिस क्वेश्चन वुड आई थिंक वुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ. कुछ और करना पड़ता मतलब नीट एनटीए को इस नहीं, पर पर अब. इसका आंसर आपके हिसाब से आंसर क्या है? वन इज नहीं, हाँ, 1 इज इनकरेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, थ्री 3 इज, is also incorrect. फोर। The occipital bone of the skull is articulated with the atlas vertebrae is correct. That is why it is dicondylic. नहीं तो स्टेटमेंट डी सही है गलत है? Statement डी, डी फॉर दिल्ली। D for Delhi गलत है सर. तो ए बी सी डी गलत है, सिर्फ ई सही है। एक मिनट सर, मतलब मैं दोबारा देखूंगा. ह्यूमन स्कल इज मोनोकंडाइलिक गलत है, हिसाब रखिएगा सर. द जॉइंट बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रे इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट इज नॉट करेक्ट. In human beings, the number of cervical vertebrae is 7 is correct.
all the ribs except last two pairs are bicephalic is not correct. The occipital bone of skull is articulated with atlas vertebra is correct. So इसमें हाँ से तो कोई भी आंसर नहीं बन रहा है. तो अगर ये फियास्को नहीं होता तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाता. दिस वाज प्रोबेबली द ओनली क्वेश्चन इन द पेपर दैट वाज चैलेंज्ड, दैट वाज टू बी चैलेंज्ड. इसके अलावा पेपर में कहीं कोई ऐसी ज्यादा बड़ी गलती, कोई इस तरह की समस्या नहीं थी. जी सर. और बच्चे ज्यादातर इसमें बी, सी और ई यानी ऑप्शन नंबर 3 Obviously, obviously, and you should attempt this question. You should attempt this question. यू शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बेटे. आप जानते हैं बायोलॉजी में, आपको पता है कट ऑफ भी ऊपर होता है. 25% जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें भी आप अगर एक एक दो दो बेटे क्या हटाते रहते हैं, ऑप्शंस हटाते रहते हैं, तो आपके करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहती है. और 25% इज नॉट अ वेरी बिग पीनल नंबर. सर बताइए सर. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करें. वी आर ऑलरेडी 30 मिनट्स इनटू इट. नहीं, मैं बस ये चैप्टर खत्म करा दूं सर. तो पहले तो ये बात हुई है ना सर. अब देखिए बेटे, एक और क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं. द फंक्शन ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम जो बोन है, ब्रेस्ट बोन, इट प्रोवाइड्स द वेंट्रल अटैचमेंट टू द रिब्स, ओनली द रिब्स. देखिए, दो बात बड़े ध्यान से समझिए. मैं कह रहा हूं क्या स्टर्नम केवल रिब्स को वेंट्रल अटैचमेंट प्रोवाइड करती है? नहीं, कोई एक और बोन है. यस, क्लेविकल. बहुत अच्छे बेटे, क्लेविकल को नहीं भूलना है. इस तरह से एग्जामिनर आपसे गलती कराता है क्योंकि आपका ध्यान वो ले जाएगा रिब्स के ऊपर और आप कहेंगे, आप उस चक्कर में पड़ जाएंगे कि कौन सा वर्टिब्रो स्टर्नल है, कौन सा वर्टिब्रो कॉन्ड्रल है, ट्रू है कि फॉल्स है. आप इस तरह की चीजों में पड़ जाएंगे और आपके दिमाग से हो सकता है क्लेविकल बिल्कुल गायब हो जाए. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जब ठंडे दिमाग से, जो आपको 15 मिनट मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है और इस वाले सेशंस को हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कोई आउटलियर क्वेश्चन विद इन द एनसीईआरटी आपसे पूछ लिया जाए तो एज एन एग्जामिनर और या एग्जामिनर का दृष्टिकोण की मदद से मुझे क्या क्या दिख रहा है एनसीईआरटी में, मैं आपसे पूछ लेना चाह रहा हूं. सो दिस इज व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग टाइम इन. दिस इज द इंपैक्टफुल वर्क दैट एक्चुअली वी आर डूइंग जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर द एंट्रेंस एग्जाम एट 10 PM इन द नाइट. हम जो ये जो हवन कर रहे हैं बेटे, इसका हमें फल मिलना चाहिए. उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई. हाइपोकैल्सीमिया से क्या होता है? व्हाट डज हाइपोकैल्सीमिया कॉज? यस, क्लेविकल इज अटैच्ड, देयर इज अ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. बेटे देखो, इधर समझ लो, इधर समझ लो. जो गर्डल है, गर्डल का काम है बेटे लिम्ब की बोन को अटैच करना बेटे थ्रू दी एक्सियल स्केलेटन. और ये देखिए, ये जो आपकी क्लेविकल बोन है यहां पर स्टर्नम से जुड़ी, ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है. और ये बेटे क्लेविकल के साथ साथ मैं जा रहा हूं, ये आकर के यहां पर आप समझिए बेटे स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी, इसे हम कहते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर. और स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर पर यहां पर एक ग्लिनोइड कैविटी, उसमें हेड ऑफ द ह्यूमरस आकर के जुड़ा. तो ह्यूमरस जो अपर लिम्ब की बोन है, वो हेड ऑफ द वो सॉकेट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी में जाके जुड़ी. जो पेक्टोरल गर्डल की बोन है, ये बोन जुड़ी बेटे क्लेविकल से, जो पेक्टोरल गर्डल की बोन है. और ये जो क्लेविकल है जाकर के स्टर्नम से जुड़ी, जो एक्सियल स्केलेटन की बोन है. और गर्डल ने अपना काम कर दिया, उसने लिम्ब की बोन को किससे, एक्सियल स्केलेटन से सस्पेंड करने का काम कर दिया. अपेंडेज का मतलब होता है जो साथ में जोड़ा जाता है. अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, सो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि बॉडी की शेप मेंटेन करता है, बॉडी को एक फॉर्म देता है, सपोर्ट देता है. फिर आपने बताना है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स. और फिर आपने बाद में बताना है कि यस, बाद में जब ये अपेंडिकुलर जॉइंटेड अपेंडेजेस बनने लग गए, अपेंडेज का मतलब है ये जो लिम्स बाहर से आए हैं, इनमें आपको ये जॉइंट दिखाई दे रहे हैं. आर्थ्रोपोड्स में भी आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से लोकोमोशन एक और फंक्शन आ गया. आपको स्केलेटल सिस्टम का ये भी फंक्शन याद होना चाहिए कि ये हीमोपोएसिस में इन्वॉल्व होता है. आपको पता है बहुत सारे ब्लड सेल्स यहां पर बनते हैं. इसके अलावा ये स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है. फॉर एग्जांपल कैल्शियम, हालांकि एक हार्मोन भी बढ़ाता है, लेकिन अगेन दैट इज नॉट बनाता है, लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ये सारी बात हमें अच्छे से समझ में आ गया. हमें समझ में आ गया कि हमारा स्केलेटन केवल एक हड्डियों का ढांचा ही नहीं है, इट इज अ वेरी वेरी डायनामिक स्ट्रक्चर. टिटनी, यस, टिटनी वुड बी कार्पोपीडल स्पाज्म. स्पाज्म का मतलब होता है बेटे, टिटनाइजेशन का मतलब ये है कि सारे के सारे मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्यूज हो गए, उसकी वजह से स्पाज्म होगा. टिटनी की जो सबसे कॉमन जो मैनिफेस्टेशन है वो कार्पोपीडल स्पाज्म है. कार्पो का मतलब ये हाथ में, हाथ इस तरह से ऐड जाते हैं, इस तरह की चीज को आप कार्पोपीडल स्पाज्म कहते हैं. दैट विल बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ द टिटनी. दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया. कैल्शियम लेवल जब कम होता है तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, और नर्व की अगर एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो मसल को ज्यादा स्टिमुलेट करेगी, और मसल को ज्यादा स्टिमुलेट करेगी तो मसल लगातार और बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा. उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन फ्यूज होकर के इस तरह से स्पाज्म हो सकता है. क्या ये बात सही है? ऑस्टियोपोरोसिस आशुतोष इज बिकॉज ऑफ, बेसिकली वेरी कॉमन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिक्रीशन और डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन. और ईस्ट्रोजन जो है कोलेजन सिंथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जो बोन है उसमें कोलेजन होता है, उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होता है. बोन की वीकनिंग, बार बार फ्रैक्चर हो सकता है. कुछ और लोगों में भी ऐसा हो सकता है जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत पुअर है, जिनकी बोन किसी और वजह से बेटे क्या हो गई है, बहुत ज्यादा वीक हो गई है, उनमें भी
ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, कुछ और एलिमेंट्स की कमी की वजह से हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आपको याद रखना है दैट वुड बी ईस्ट्रोजन। से फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉफी, जब आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर हो सकता है जेनेटिक्स में आप कभी क्वेश्चन करते हो, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेटे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो कई तरह के हैं। देयर आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, देयर आर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, देयर आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। हर तरह के आपको क्या देखने को मिलते हैं बेटे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम 12वीं के बच्चों को पता होता है, उसे कहते हैं ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लेकिन वो जो डिस्ट्रॉफिन की जीन आपने सबसे लंबी पढ़ी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, लेकिन ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक्स लिंक्ड रिसेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती हैं, बहुत तरह की हो सकती है। मायस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन, और इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, लिड लैग होता है, मस्कुलर वीकनेस आती है। आर्थराइटिस, आइटिस का मतलब होता है बेटे इन्फ्लेमेशन, सो ग्लोसाइटिस का मतलब है टंग की इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस का मतलब है बेटे लिवर की इन्फ्लेमेशन, कोलाइटिस का मतलब है कोलन की इन्फ्लेमेशन, और आर्थ्रोस का मतलब है जॉइंट, और आर्थराइटिस का मतलब हो गया बेटे जॉइंट की इन्फ्लेमेशन। एक इन्फ्लेमेशन बेटे यूरिक एसिड के डिपॉजिट होने से हो सकती है, इसको आप गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यू ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्सिमनी। इसका मतलब यह है कि जो काम सबसे सस्ते में हो जाए वो कर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम दिया जा सकता है बेटे, सो हार्मोन वगैरह तो बाद में देखेंगे। तो अगर किसी को अनीमिया है तो मैं सीधा बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहूंगा, मैं ये कहूंगा कि क्यों ना इसको बेटे मैं पैक्ड सेल दे दूं, क्यों ना मैं बहुत सारे आरबीसी चढ़ा दूं। डिजीज अरे निकल गया, थायरोकैल्सिटोनिन कैन बी गिवन, ओके, लेकिन व्हाट इज द यूज, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज अगेन अ टाइप ऑफ बेटे मायोटोन, टोन का मतलब होता है बेटे समथिंग विच इज अ बैकग्राउंड। सो जिस टाइम पर आप लिख रहे हैं तो आपकी बॉडी में लिखने के लिए केवल यही मसल नहीं काम कर रही है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड टोन प्रोवाइड करता है ताकि ये मस्कुलर एक्टिविटी प्रॉपर्ली हो सके। जब मैं बैठा हूं तो बहुत सारी टोन जो है मेरी बैक की मसल प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से बेटे और जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं बेटे बैठ पा रहा हूं। ट्रॉफी शब्द आपने पढ़ा होगा हाइपरट्रॉफी में। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है सेल का साइज बड़ा हो गया, हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है सेल बढ़ गए, तो डिस्ट्रॉफी का मतलब उल्टा हो गया बेटे। मिलेनिन और मेलाटोनिन कंफ्यूजिंग है। मिलेनिन बेटे एक स्किन पिगमेंट है और मेलाटोनिन एक हार्मोन है। मिलेनिन जो है वो स्किन में डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है। मेलाटोनिन बेटे पीनियल प्रोड्यूस करता है जो कि स्लीप वेकफुलनेस साइकिल के अलावा, डायरनल रिदम के अलावा, इम्यूनिटी के अलावा, इंसुलिन लेवल के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपकी बॉडी में कैरी करता है। टीआरएनए का फंक्शन बेटे एडेप्टर मॉलिक्यूल है, वो एक तरफ तो उठा सकता है अमीनो एसिड को और दूसरी तरफ उस अमीनो एसिड को ला करके पहुंचा सकता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो कि राइबोसोम में है, वहां जाकर के दोनों के बीच में एडेप्टर का काम करता है। उसका काम की जरूरत इसलिए है क्योंकि अमीनो एसिड डायरेक्टली बेटे किसको नहीं पढ़ सकते, जेनेटिक कोड को नहीं पढ़ सकते। यूरिक एसिड कैसे बनता है बेटे गाउट में, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से। सो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में देखिए एक बात समझिए, ह्यूमन बींग्स में भी करीब 1 ग्राम यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड सीक्रेट होता है बेटे किडनी में। इट डज नॉट मेक अस यूरिकोटैलिक, वी आर बेटे यूरियोटैलिक, क्योंकि 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे बनता है बेटे। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 ग्राम बनता है तो हम अपने को यूरिकोटैलिक कहना शुरू करें। और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में जो ग्वानिन है उसके मेटाबॉलिज्म से बेटे क्या बन सकते हैं, गाउट के क्रिस्टल्स बन सकते हैं और इसकी वजह से समस्या होती है। आर्थराइटिस बेटे कई तरह की हो सकती है। एक बड़ा कॉमन आर्थराइटिस होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस, इसमें वियर एंड टीयर की वजह से भी हो सकता है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ आर्थराइटिस। एचजीपी में कंफ्यूजन होता है तो जरूर करेंगे बेटे। यस, कार्टिलेज इज वेरी वेरी पुअर बेटे। लिगामेंट, कार्टिलेज, इनकी इंजरी बड़ी आसानी से क्या नहीं होती बेटे, शाबाश, हील नहीं होती है। कार्पल टनल बेटे यहां पर होता है, उसको भूल जाओ अभी। कार्पल टनल यहां पर होता है, इसके बीच में से कुछ नर्व्स जाती हैं, कई बार ये अकड़ जाता है तो हाथ में दर्द होता है। आई थिंक वी आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन अगेन। आर्थराइटिस बेटे कैन बी ऑटो इम्यून आर्थराइटिस एज वेल। यस, आर्थराइटिस बेटे रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून। Gouty arthritis is not autoimmune, it is a metabolic disorder. Osteoarthritis is nothing but a wear and tear arthritis. So arthritis is the basic thing. There are many types of arthritis. हायोइड जो है बेटे एक बड़ी पिक्यूलियर बोन है। जब आप हायोइड की बात कर रहे हैं तो हायोइड की एक बड़ी पिक्यूलियरिटी है कि वो किसी और बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती। ऑलराइट गाइस, तो कैसा रहा सेशन? यार आप में से बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों एनसीईआरटी के बाहर इतना जा रहे हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस एट दिस पॉइंट। इफ यू वांट टू शो कि मैंने पढ़ा है तो शर्मा सर से पूछते रहो, शर्मा सर तो जवाब देते रहेंगे, बट आई थिंक it is not desirable at this point of time. तो ह्यूमन स्कल यू विल राइट बेटे इट कंटेन्स 22 बोन्स। ह्यूमन स्कल में 22 बोन होती हैं, ये आपका आंसर होगा। मैंने आपको उस पारसी मनी से सिंप्लीफाई कर दिया। डू नॉट इंक्लूड ईयर ऑसिकल्स एंड हायोइड इन यस स्कल रीजन में। अगर आपसे पूछे कि कंप्लीट स्कल रीजन में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तब बात दूसरी है। अदरवाइज ह्यूमन स्कल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक 22 बोन्स, 14 फेशियल, 8 क्रेनियल्स, 8 प्लस 14 इज 22। आई थिंक दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। हाँ बेटे, सारे फेशियल बोन्स की नाम याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो मैंडिबल का नाम याद रखो, एक मैक्सिला का नाम याद रखो, क्योंकि मैक्सिला में मैक्सिलरी टीथ होती है, मैंडिबल में मैंडिबुलर टीथ होते हैं, और मैंडिबल एक सिंगल बोन है, मैक्सिला जो है डबल है। बस इतनी 2 बोन्स के बारे में याद रखिए। अगर आप जानते हैं तो ये जो आपके जो प्रोमिनेंस होते हैं इनको जाइगोमेटिक कहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ से आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऑलराइट गाइस, शर्मा सर को एक बड़ा सा थैंक यू बोल दीजिए और उसके बाद फिर हम ये सेशन खत्म करेंगे। कल हम नर्वस सिस्टम तो से ये स्टार्ट। जो अभी जो हायर्ड की बात हो रही है, तो बेटे देखो एक और बात बता देता हूँ, इसके साथ एक और चीज बता देता हूँ कि जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, बट प्लीज आई थिंक वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द सेशन। सो सेशन फिनिश होने के बाद में मैं इस चीज को
आपको बता रहा हूँ, दिस इज नॉट रिलेवेंट टू नीट, लेकिन ध्यान ये समझिए कि ये जो आपकी जो ईयर ऑसिकल्स होती है, इसमें भी 2 ईयर ऑसिकल्स एक्चुअली ऐसी हैं जो कि जिनका काम एक्चुअली किसी और एनिमल में लोअर वर्टिब्रेट्स में जॉ को सस्पेंड करना था क्रेनियम में, और हमारे में ये अंदर आ गई हैं, तो ये बेटे इनका सेकेंडरी फंक्शन है. So that has happened in evolution. These are the reason why not everything is involved in bete skull. I hope this is now clear. Good to see you. And again, आप मुझे नहीं पता how do you feel, but I feel very supercharged in your presence. मुझे कम से कम आपकी प्रेजेंस में मुझे लगता है आपसे ज्यादा फायदा हो जाता है. I'm absolutely thankful to you because this is a very great ending for my day. Thank you so much. Thank you. Thank you.